एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में जो नेचर ऑफ ए कार्बन हैलोजन कंपाउंड है, जो उसका नेचर कैसा है। जो कार्बन और जो हैलोजन कंपाउंड है वो जनरली क्या है, जो कार्बन है और जो हमारे पास जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जनरली जो भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नियरली कार्बन एटम से लगभग ज़्यादा होती है। तो इस वजह से क्या है, जो भी हमारा कार्बन जब भी हमारे पास में, जब तक हमारे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं लगा होता, तो दोनों जो कार्बन है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जो सेम होती है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारा जो इसका बॉन्ड का जो नेचर होता है वो नॉन पोलर टाइप का नेचर होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन है वो नहीं हो पाता। लेकिन जब भी क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा अल्काइल हैलाइड बनता है, जब भी कोई भी कार्बन जो चैन है उससे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल से, तो जो चैन है उसमें जो क्लोरीन लगा हुआ है या फ्लोरीन लगा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आती है। तो इस वजह से क्या करता है, वो जो उस बॉन्ड का जो नेचर है ना कार्बन का, और जो हमारा जो हैलोजन है वो हमारा जो है पोलर टाइप का नेचर हो जाता है। तो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो जो इलेक्ट्रॉन है किसके, जो बॉन्ड के, वो अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट की वजह से। तो क्या होएगा, हमारा जो कोई भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है उसकी जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं उस कंपाउंड की या जो एलिमेंट की। तो क्या है, जो भी हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, और वहाँ पे क्या होगा, कार्बन पार्ट है उस पर तो डेल्टा पॉजिटिव, और जो हमारे पास में जो क्लोरीन है उसके पास में आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है वो क्या बनाते हैं, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे डाइपोल बन जाते हैं दो, एक डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव बनेगा जब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी साइड में, और जो कार्बन चैन है उस पर रिमेनिंग जो है वहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से जो उसका नेचर है ना वो पोलर टाइप का नेचर है वो बन जाता है। तो जब भी क्या है, कोई भी जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उसकी टेंडेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की, किसकी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। तो इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। तो जो नॉन पोलर नेचर था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर नेचर में। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका जो रोल है उसकी वजह से वो क्या कर देगा, इसमें जो बॉन्ड है उसको पोलर बना देगा। तो पोलर बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलैरिटी क्रिएट होगी तो उसमें ना डिसोसिएट उस बॉन्ड को होने की जो टेंडेंसी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इस तरह से है। जो बोरन है उसकी है 2.0, और जो कार्बन है 2.5, और नाइट्रोजन है 3, और जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी है 3.4, और जो फ्लोरीन है वो हमारा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है। तो इसलिए कार्बन और इसका जो फ्लोरीन का जो डिफरेंस है वो काफ़ी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इस वजह से क्या है, वो वहाँ पे डाइपोल क्रिएट कर जाते हैं, और वहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो मूवमेंट है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। जो हमारा जो हैलोजन है वो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया है, और जो पॉजिटिव चार्ज किस पे क्रिएट होने की कोशिश करता है, जो कार्बन पार्ट है हमारा यहाँ पे, इस पे। तो दो पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो जनरली होता है हमारा, जो डाइपोल मोमेंट है उसको म्यू से डिनोट करते हैं, और जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। मतलब कि जो दोनों जो बॉन्ड है उसके बीच की जो डिस्टेंस कितनी है, और दोनों पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो डेल्टा चार्ज है वो कितना है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जनरली जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है। लेकिन क्या है, जब भी फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो वो डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से। तो जब भी जितना साइज बढ़ते जाएगा तो उसका जो होल्ड है ना न्यूक्लियस पे वो कम होता जाएगा। तो जो न्यूक्लियस है वो कम अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता जाएगा, डाउन जाएंगे, तो वो डिक्रीज होता जाएगा। तो अब बात करते हैं हम इसका जो है ना CH3 जो हमारे अल्काइल हैलाइड है ना उसका ऑर्डर क्या होएगा जब
सारे के सारे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जब अटैच्ड होंगे मिथाइल ग्रुप से, तो वहाँ पे जनरली हमारे को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है उसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम। तो उसका ऑर्डर है वो दोनों चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा और इसकी जो बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसके जो मल्टीप्लिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जनरली देखें तो जो CH3F है उसका तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, लेकिन जो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो डिस्टेंस है ना दोनों मॉलिक्यूल की, जो साइज़ तो इसका छोटा है, साइज़ छोटा है तो इसका मतलब क्या है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन क्या है जब भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता रहेगा तो उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी बॉन्ड की, क्योंकि क्या उसका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन चार्ज किस में ज़्यादा होगा, फ्लोरीन वाले केस में, क्योंकि जो यही तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पोलराइजेशन की वजह से वहाँ पे जो पोल है उसमें ना चार्ज तो वहाँ ज़्यादा होगा फ्लोरीन के साथ में, लेकिन क्या डिस्टेंस किस में ज़्यादा होगी, आयोडीन में। तो इस वजह से दोनों इफेक्ट को कंपेयर करते हुए अगर मान लिया जाए जो CH3F है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है 139 पिकोमीटर है, और जो उसका जो चार्ज है जो चार्ज बॉन्ड उसका जो चार्ज है उसका अगर हम मान लें वो है 200 के करीब, मतलब जनरली मान के चल रहे हैं अभी ये कोई मतलब कोई रूल नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और अब जब हमारे पास में क्या है जो इसका जो चार्ज है जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू एग्जैक्ट वो आएगी 1.847। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी किसकी, जब भी हम क्या करेंगे मीथेन है उसके केस में जब चेक करते हैं, तो जब जो क्लोरीन के साथ में चेक करते हैं तो जो उसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आती है 1.860। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 8.47 था किसके केस में, फ्लोरीन के केस में। इसका मतलब चार्ज तो यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन क्या है जो इसका जो साइज़ था ना, साइज़ की वजह से जो इसकी बॉन्ड लेंथ थी वो कम रह गई, लेकिन यहाँ पे जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी 178 पिकोमीटर। लेकिन जो इसकी जो क्या बोलते हैं जो इसका जो चार्ज था ना वो कम है, वो इसका जो चार्ज था उसके कंपैरिजन में तो कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो दोनों की जब भी मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो जो एक्चुअल में जो वैल्यू है ना किसकी ज़्यादा होएगी, वो ज़्यादा वैल्यू होएगी क्लोरोमीथेन की। तो इस वजह से जो हमारा डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो CH3Cl पहले आएगा और उसके बाद में CH3F आएगा। और जो ब्रोमीन वाला है ना वो तो बहुत ही कम क्या करेगा, वो चार्ज भी कम करेगा लेकिन डिस्टेंस तो उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन चार्ज भी तो मैटर करता है ना। तो उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो टोटल जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो डायपोल मोमेंट आएगा इन दोनों से कम आएगा, और जो आयोडीन वाला है ना उसमें तो बिल्कुल कम ही चार्ज हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो चार्ज और जो हमारी डिस्टेंस है उसके बेस पे ही हमने क्या करना है, इसका आंसर करना था डायपोल मोमेंट का। तो एग्जैक्ट जो ऑर्डर होएगा वो CH3Cl CH3F और जो CH3Br और CH3I। तो ये हमारा जो जनरली क्या होगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होएगा। नेट ऑर्डर है जो हमारा नेट, इसको बोल सकते हैं नेट ऑर्डर ऑफ ए डायपोल मोमेंट। ये हमारा क्या है, जो मिथाइल क्लोराइड है वो पहले आएगा, फिर फ्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडीन। फिर हम जो नेक्स्ट है जो हमारे पास में वो है हमारा जो चैप्टर है उसमें है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए हैलोअल्केन। तो हैलोअल्केन है किन किन मेथड से हम बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में काफ़ी सारे जो मेथड हैं वो मेथड एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे इस चैप्टर में। जो फर्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल को यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं हैलोअल्केन, तो वो हमारे को यहाँ पे हमने स्टडी करना है। फिर जो सेकंड मेथड है वो है जब हाइड्रोकार्बन है हमारे पास उसको यूज करके हम कैसे हम जो हैलोअल्केन है उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर जो भी हमारे पास थर्ड मेथड है वो है बाई हैलोजन एक्सचेंज, मतलब कोई भी जो हमारे पास जो हैलोजन था ना उसको रिप्लेस करके दूसरा कोई भी हमारे पास में क्या कर सकते हैं, हम हैलोजन है कंपाउंड वो बना सकते हैं। फिर लास्ट वाला जो फोर्थ जो मेथड है उसमें क्या करना है, हमने सिल्वर साल्ट ऑफ ए फैटी एसिड लेके हमने क्या करना है, हेलो अल्केन बनाना है या हेलो अरीन्स बनाना है। तो वो जो मेथड है जो हेलो अरीन और जो हेलो अल्केन बनाने के वो जनरली हमारे पास में है ये। और जो ये तो हमारे पास जो मेथड थे वो थे हेलो अल्केन के थे, और अब हेलो अरीन्स हैं उसके भी हमारे पास जो 3 मेथड हैं। फर्स्ट है जो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन करके भी हम हेलो अरीन बना सकते हैं, और फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, और लास्ट है हमारे पास फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक
एसिड, तो उसको हम हंटस्टिकर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो कुछ मेथड्स हैं दोनों के, हेलो अल्केन्स के भी और हेलो अरेन्स के भी, तो हम एक एक करके जो फर्स्ट जो हमारा जो मेथड है वो है हम यूज़ करेंगे हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल से हम कैसे हेलो अल्केन बना सकते हैं वो हम इस मेथड के थ्रू देखते हैं। तो जनरली जब भी हम क्या करते हैं, हम जो अल्कोहल के साथ में हम क्या करेंगे, जो एसिड्स हैं हमारे उसको ट्रीट कराएंगे और तो उससे हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल और जो हेलो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे क्या करा, अल्कोहल हमारे पास था, कोई भी जो हमारे पास जो हेलोजन जो एसिडिक है, वो जो हेलोजन का जो एसिड है वो हमने यहाँ पे डाला, तो इसने क्या करा, हमारे पास हेलो अल्केन बना दिया और साथ में हमारे पास क्या दे दिया यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हम चेक करते हैं जो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर की, मतलब ना हमारे पास HF है, HCl है, HBr है, HI है, तो उनका जो ऑर्डर है ना रिएक्टिविटी का वो कैसा होएगा, किसका ज़्यादा होएगा। जब भी हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलोजन एसिड इन द अबव रिएक्शन है जो उसका जो ऑर्डर होएगा ना वो इस टाइप का होएगा, क्योंकि क्या था, जब भी हमने डायपोल मोमेंट में स्टडी करी थी, जो हमारे पास में जो हाइड्रोजन और जो X जो ये हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उसकी जो डिस्टेंस है ना, जिसकी ज़्यादा होगी ना वो क्या करेगा, जल्दी से डिसोसिएट कर जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास कंजुगेट जो हमारे पास में जो बेस बचेगा ना, वो जिसका जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये है ऑर्डर निकल जाएगा। तो इसका मतलब HI है, जब डिसोसिएट होएगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव में, तो I का जो साइज है वो ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स ज़्यादा कर पाएगा, तो इसलिए क्या है, जो I है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर लास्ट में क्या होएगा, जो फ्लोरीन। और फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल होएगा। तो इस वजह से जो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास, वो जब भी क्या करें एसिड के बेस पे, तो हमारा जो है ऑर्डर ये हो जाएगा कि इसकी जो रिएक्टिविटी है ना, ये रिएक्शन कितना जल्दी होएगी वो डिपेंड करेगा हमारा जो एसिड पे, और फिर हमारा जो डिपेंड करेगा कि जो हमारा जो कार्बन का पार्ट है ना वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो जब भी क्या करेंगे, जब हमारे पास टर्सरी अल्कोहल होगा ना, तो टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, तो फिर क्या होता है, जो प्राइमरी होता है। तो इसके बाद में जो अभी हमारा जो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी रिएक्शन, किस किस पे, एक तो जो एसिड हमारे को लिया है तो वो कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो दूसरा हमारे पास उसका जो कार्बन पार्ट लिया है वो कितना स्टेबल है, जब भी हम क्या करेंगे, जो उस OH को डिसोसिएट करने के बाद में। तो इन दोनों के ऊपर ये जो रिएक्शंस है वो डिपेंड करेगी। तो हम इसको ना मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं किस किस स्टेप में क्या क्या हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो मैकेनिज्म है उसमें फर्स्ट स्टेप है क्या है, जो हमारा अल्कोहल पार्ट था उसके पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है, और जो हमारे पास एसिड है उसमें क्या था, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये लोन पेयर था वो क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा पोल को अपनी तरफ। तो यहाँ पे जो ये है ना डिसोसिएट होने के बाद में X नेगेटिव है, जो हमारे पास मान लेते हैं HI था, तो इसका मतलब H पॉजिटिव तो इसके साथ में कंबाइंड हो चुका वहाँ पे, और I नेगेटिव है यहाँ पे क्या है, स्टेबलाइज है। तो इस वजह से हमारे को क्या करा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये मिला हमारे को। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो ये नेगेटिव चार्ज था किसका, जो आयोडाइड का या क्लोराइड का या ब्रोमाइड का, वो क्या करेगा, जो ये कार्बन पार्ट है ना उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो ये क्या करेगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज के साथ कंबाइन करने के बाद में जो ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और थर्ड स्टेप जो इसमें वो जो वाटर था वो वाटर अपना वैसे ही लीव आउट कर जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जो ये ना इसने अटैक किया ना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी की, मतलब कोई भी जो हमारा हैलोजन है ना उसकी कितनी टेंडेंसी है किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की, उसके बेस पे ही हमने क्या करा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसका ऑर्डर लिखा है। तो आयोडीन है उसकी मैक्सिमम है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना आयोडीन है उसका तो जो साइज़ है वो भी बड़ा है, और जो वहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन होल्डिंग जो कैपेसिटी है ना न्यूक्लियस की वो कम है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इजीली अपना दे पाएगा। तो इस वजह से हमारा जो ऑर्डर है जो एसिडिटी का या फिर रिएक्टिविटी का, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ये हमारे को इस टाइप में हमारा जो ऑर्डर है ये हो जाएगा। फिर हमारे पास में ना जो स्टेबिलिटी ऑर्डर था किसका, जो कार्बोकैटायन इसमें बीच में हमारे पास बना हुआ था,
तो उसका ऑर्डर भी मैंने पहले ही बताया था कि जो उसका ऑर्डर है टर्सरी है जो कार्बोकेटायन वो मोर स्टेबल है, और फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी सबसे अनस्टेबल है। तो इस वजह से जो भी हम टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, तो उसमें ना जो ऑर्डर होगा है ना हमारा, वो ना सबसे ज़्यादा टर्सरी में होगा, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। क्योंकि जो भी स्टेबिलिटी देखेंगे ना, तो उसमें जो कार्बोकेटायन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही क्या करेंगे, उसको स्टेबलाइज करवाएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 2 ही लगे हुए हैं, इसमें टर्सरी वाले में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, सेकेंडरी वाले में 2 ही हैं, और प्राइमरी वाले में तो सिर्फ 1 ही है। तो इस वजह से जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो भी टर्सरी, सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी होएगा। फिर बात करते हैं हम जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी हेलो अल्केन और जब भी प्रिपेयर करेंगे, तो उसमें जो HCl है ना, उसके साथ में हमारे को जो एसिड है ना, जो गैस के थ्रू स्टेबल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रिक क्लोराइड, मतलब कि जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पे प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो हेलो अल्केन बनाएंगे ना, तो उस केस में हमारे को क्या लेना पड़ेगा, लेविस एसिड लेना पड़ेगा एनहाइड्रस फॉर्म में। जो जिंक क्लोराइड है वो क्या करेगा, रिएक्शन को करने में ना वो हमारी हेल्प करेगा, वो फास्ट कर देगा इस रिएक्शन को। क्योंकि ना लेविस एसिड क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी को बढ़ाएगा, जो HCl है ना उसको डिसोसिएट करने में हेल्प करेगा। तो इस वजह से जितना ज़्यादा जल्दी क्या करेगा डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसके साथ में ही ना क्या कर देगा, जो ये इसकी जो डी ऑर्बिट है ना, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है ना उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, जो HCl है ना उसको डिसोसिएट करवा देगा जिंक क्लोराइड ईजिली। तो वो ना अगर जो जनरली ना डिसोसिएट करे, तो ये क्या करेगा, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन इसका जो है ना डेल्टा नेगेटिव पार्ट और डेल्टा पॉजिटिव पार्ट है ना, तो इसको अट्रैक्ट करने के बाद में ये ZnCl3 का कॉम्प्लेक्स बना देगा, और कॉम्प्लेक्स में क्या करेगा, वो H पॉजिटिव ईजिली डिसोसिएट हो जाएगा, और ये कंबाइन हो जाएगा किसके साथ में, जिंक क्लोराइड के साथ में। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो डिसोसिएट कर जाएगा। तो जनरली जो इथेनॉल है वो क्या प्राइमरी अल्कोहल है। तो इस वजह से हमने जब भी रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में भी क्या है, जो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है वो हमारे को लेना पड़ेगा। और जो उसकी जो स्टेबिलिटी है ना, अब हमने क्या है, जो ये जो प्राइमरी क्यों नहीं बना यहाँ पे, क्योंकि ना इसकी स्टेबिलिटी कम थी। तो इस वजह से क्या है, जो हमारा सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसने क्या करा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल ही दिया है। तो इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है उसकी फॉर्मेशन हुई है। तो फिर एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, जो पर्पज़ है जो हमारा जिंक क्लोराइड का लेने का, वो क्या है, हेल्प करेगा किसमें, क्लीवेज करने में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको जल्दी डिसोसिएट करने में। क्योंकि क्या करेगा, एक तो साथ में ये इसको क्या कर सकता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर लेगा। ये पहले क्या करेगा, ये कंबाइंड होने से पहले क्या कर लेगा, इस पर जिंक जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसको जिंक है ना क्या करेगा, जिंक क्लोराइड लेविस एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ में। तो इसलिए क्या करेगा, जो ऑक्सीजन का जो पार्ट था ना वो डिसोसिएट ईजिली हो जाएगा। तो ईजिली हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, वो जल्दी से क्या करेगा, क्लोरीन है जो उस पर अटैक करके अपना जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा ईजिली। तो अल्टीमेटली ब्रेक to form the carbocation and then the readily react with chloride ion and then form the chloroalkane। तो इसमें यही बताया गया कि जो हमारा टर्शियरी जो अल्कोहल था उसने एसिड के साथ रिएक्ट किया, मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी उसके लिए तो क्या करा उसने ना, जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी है ना, जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही थी वहाँ पे, तो वो क्या है उसको स्टेबलाइज वो ना इजीली नहीं डिसोसिएट हो रहा। क्यों, क्योंकि ना प्राइमरी सेकेंडरी तो क्या है कम स्टेबल है टर्सरी वाले से। तो इसलिए जब भी टर्सरी के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ना, वो तो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ना वो तो क्या है जल्दी डिसोसिएट कर जाएगा। तो जो टर्सरी कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं जिस वजह से। लेकिन क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी थे वो ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, इसलिए हमने किसकी हेल्प ली, जिंक क्लोराइड की एज ए लेविस एसिड की हमने हेल्प की थी वहाँ पे जो रिएक्शन में। लेकिन इसमें ना जब भी हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है ना, उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसकी, जिंक क्लोराइड की, क्योंकि वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और क्या बना देगा यहाँ पे, जो हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना देगा। ये हमारी जनरली जो टर्सरी के साथ में यहाँ पे जिंक क्लोराइड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिंक क्लोराइड का मतलब ही ये है कि वो ना रिएक्शन को फास्ट करवा रहा है एज कम्पेयर में। जब भी हम क्या करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में अगर जिंक क्लोराइड ना डालेंगे तो वहाँ पर रिएक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, वो ना के बराबर ही होगी। क्योंकि ना प्राइमरी सेकेंडरी जो कटायन है कार्बोकेटायन है ना वो अनस्टेबल है, लेकिन टर्सरी तो स्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से उसको क्या है, जिंक क्लोराइड की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली डिसोसिएट करके प्रोडक्ट बना देगा।
फिर हमारे पास में रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द HBr, और जब क्या था, ये तो क्लोराइड के साथ में था, HCl के साथ में जब रिएक्ट किया था, लेकिन जब भी हम क्या करेंगे, जो वही रिएक्शन किसके साथ में, ब्रोमाइड के साथ में करवाएंगे, तो वहाँ हमारे पास में जो अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमारे को एक रिफ्लेक्सिंग करने की ज़रूरत होगी। रिफ्लेक्सिंग में क्या करते हैं, जनरली जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको ना हम हीट करते हैं कुछ टाइम के लिए, जो हमारा रिएक्शन मिक्सर है, जो मिक्स करने के बाद में जो भी हमारे पास अल्कोहल और जो जो HBr है उसको हम क्या करेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में दोनों को, जैसे HBr को और जो हमारा जो रिएक्टेंट है उसको रिफ्लेक्स करेंगे, हीट करेंगे, और वहाँ से ऊपर जो रिफ्लेक्सिंग के लिए ना हम क्या करते हैं, प्रोसेस यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस में क्या करता है, कूलिंग की वजह से जो वेपराइज करेगा ना जो उसका प्रोडक्ट, उसको ना वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जिससे वो क्या कर लेगा, वो कंडेंस करके वापस उसी में आ जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम क्या किसके साथ में यूज़ करेंगे, HBr के साथ में अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे याद रखना कि जब भी HCl के साथ कर रहे थे तो उसमें तो जिंक क्लोराइड ले रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी में, लेकिन टर्सरी में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो इजीली डिसोसिएट कर जाता था। लेकिन जो इसकी ना न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी, ब्रोमीन की कम है, तो इसलिए क्या करवाना पड़ेगा, रिफ्लेक्स करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो रिएक्शन हो पाएगी। फिर क्या है, जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल विद कॉन्स्टेंट बॉइलिंग HBr acid in the presence of a little concentrated H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। और इसमें क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिंग तो करेंगे, साथ में क्या है उसमें हमारे पास H2SO4 है उसको भी एज ए कैटलिस्ट डालेंगे इस रिएक्शन में। जब भी ये रिएक्शन रिएक्ट करके हमारे को क्या देगी, यहाँ पे जो हमारे पास इथेनॉल से क्या कर देगी, यहाँ पे 1 ब्रोमो इथेन बना देगी। तो इसलिए हमको क्या करना है, जब भी हमने क्या करना है, HBr के साथ रिएक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या करना है, हमारे पास में एक तो हमने कैटलिस्ट लेना है और एक रिफ्लेक्सिंग करनी है, ये इनका डिफरेंस है। तो जब भी क्या करेगा, जो हमारा जो H2SO4 था, तो वो ना जो H2SO4 है KBr के साथ डालेंगे। पहले तो क्या है, HBr है ना, सिंपली हमारे को ऐसे नहीं मिलेगा, तो उसको पहले तो बनाना पड़ेगा हमारे को। H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, KBr के साथ में। तो KBr के साथ में रिएक्ट करने के बाद में जो KHSO4 और HBr बनेगा, और ये अब जो सॉल्यूशन है ना, ये हमने डालना किसमें, जो अल्कोहल प्लस में जो हमारा पास में जो ये अभी बना है किसके साथ में रिएक्ट करने से, KBr और जो H2SO4 का जो सॉल्यूशन है उसको बना के हम उसमें डाल देंगे एज ए रीजेंट, और फिर हमारे को जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो ये HBr है ना, HBr जो हमारे को मिला है, तो ये HBr ना KBr H2SO4 की रिएक्शन के बाद मिला है, और वही जो प्रिपेयर करा हुआ किसके साथ में, दोनों की रिएक्ट करने के बाद में जो भी हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, उसको ही हम डालेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ में, और हमारे पास जो क्या है, ब्रोमाइड की जो रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड बन जाएगा। तो फिर रिफ्लेक्सिंग का बताया था कि जो रिफ्लेक्सिंग क्या होती है, प्रोसेस हुआ है जो हीटिंग का, किसको, एक लिक्विड को हीट करते हैं एक फ्लास्क में, और उसको कंडेंस कर देते हैं, और जो वेपर है उसको कंडेंसर में लगा के उसको उसके साथ में हीट करने के बाद में, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ कंडेंसर, ये हमारा कंडेंसर होता है, इसमें एक इनलेट और एक आउटलेट होती है, इसमें ना पानी, इसमें पानी यहाँ फ्लो करता है उसमें, और जो यहाँ पे हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लगाई होती है, तो वहाँ से ही यहाँ पे यहाँ नीचे इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, वेपर बनेगा, यहाँ वेपर को ठंडा करके ये वापस से इसमें ही ले आएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिंग बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था किसका, जो हमारा अल्काइल ब्रोमाइड बनाने का। फिर बात आती है आयोडो अल्केन और जो अल्काइल आयोडाइड बनाने का। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें भी क्या करना है, रिफ्लेक्सिंग करेंगे अल्कोहल की कांस्टेंट बॉइलिंग HCl के साथ में। तो इसमें भी जनरेट करना पड़ता है पहले रिएक्शन को ना। जनरली हमारे पास HI का सॉल्यूशन होता है ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ना टाइम के साथ में ना उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, फॉस्फोरिक एसिड के साथ में पहले तो उसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे KI के साथ में, तो वहाँ पे हमारे पास में HI बनेगा। तो HI बनने के बाद में फिर हम इस HI को यहाँ पे यूज़ करेंगे रिएक्शन को रिफ्लेक्स करवाने के लिए, अल्कोहल प्लस में HI, और फिर हम रिफ्लेक्स कराएंगे। फिर जो हमारा HI कैसे बनेगा, जो हमारे पास KI था वो रिएक्ट करेगा पहले तो किसके साथ में, जो फॉस्फोरिक एसिड है उसके साथ में, और हमारे पास यहाँ पे KH2PO4 और वाटर देगा, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे HI बनेगा। और HI क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, मतलब क्या है, पहले तो इसने क्या करा, यहाँ पे KI
जो हमारा KI है उसने किसके साथ में H3PO4 के साथ में रिएक्ट किया और यहाँ पे बना है हमारे पास KH2PO4 प्लस में हमारे पास बना था HI। और तो ये HI हमने क्या करा था, इस रिएक्शन में यहाँ पे यूज किया था और उसको हम यहाँ पे लेके यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल से आयोडोमीथेन बन जाएगा।